भूटान ने अपने आप को इस लिस्ट में रखा ही नहीं। That country didn't represented itself. And I am telling you वो जवाब भी गलत नहीं था। जब हैप्पीनेस इंडेक्स की बातें ये इंडेक्स उभर के आ रहा था, उस समय भूटान उसमें टॉप में था। इट वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी ऑन द टॉप। एंड आज के डेट में भी जो रिसेंट डाटा कहते हैं, almost 48% of the population in Bhutan is considered to be happiest people. So you can imagine what level of ecstasy, what level of matureness that country has achieved to redefine development. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बार बार जब बात होती है डेवलपमेंट की, it's not only about power, it's also about sustainability, it's also about the resilience with which human beings can survive, and that's why we need to redefine the development. और कहीं ना कहीं आप सभी अग्री होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानती हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड तो एक क्या कहा जाए, ऑक्सीमोरोन इट्सल्फ। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो वो विरोधाभासी शब्द जिन्हें कहते हैं ना, जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर देयर, यू ऑल विल एग्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका व्यू पॉइंट चाहती हूँ किसी एक या दो व्यक्ति का, कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है? एक्सक्यूज मी मैम, मेरा स्क्रीन फुल दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पार्टिसिपेंट्स बताएं क्या प्रेजेंटेशन विजिबल है उनको? मैडम पीपीटी इज विजिबल, बट वो जो गूगल मीट की स्क्रीन है ना, हाँ दैट, ओके नाउ यस नाउ इट्स फाइन मैम। ओके थैंक यू। सो मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या सर पॉसिबल लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? Yes, ma'am. It's possible, madam, but in the long term, it is possible, not in the short term. Not in a short term, but in long term, it's possible. Okay, very fine. Next one, anyone else? 100% it is not possible, but we can do our maximum efforts. We can do our maximum effort. हम टीचिंग कम्युनिटी से हैं, so for sure we have to keep that positive attitude. But मुझे एक बात फील हमेशा होती है ना, कि जैसे कहते हैं ना कि अगर डेवलपमेंट का मतलब नहीं है टू मूव फॉरवर्ड, और सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? टू मेंटेन द थिंग्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड भी जो है ना, वो मोर और लेस ऐसा ही एक ऑक्सीमोरोन है जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। नाउ मूविंग अहेड, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा सी हिस्ट्री को जान लेते हैं। इन सब चीजों को हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे एक लेडी का फेस नजर आ रहा है आप लोगों को, और नाम वगैरह दिख ही रहा होगा, बट मैं जानती हूँ कि आप में से कितने लोग अवेयर हैं अबाउट रेचल कार्सन। इनके बारे में कौन जानता है? Not visible, Why ma'am. she not visible? No, ma'am. Yes, now she is visible. Yeah. So रेचल कार्सन के बारे में आप लोग में से कौन जानते हैं? Who knows? Who is रेचल कार्सन? I know about Rachel Carson. Yeah, kindly. That will help. Silent Spring. So basically, she deals about hello, am I audible? Yes, please. Yes. So, ma'am, she basically deals about the use of pesticides and chemicals, जिसकी वजह से जो वाटर साइकिल है, हमारा एनवायरनमेंट है, जो सारे केमिकल्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, और ग्रेजुअली दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए एंड ब्लड आल्सो। वेरी गुड मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन कर दिया। रेचल कार्सन की अगर बात हम लोग करें तो जरा सा देखिए कि शी वाज इन 1962 व्हेन हर बुक केम, एंड बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। 1962 के उस एरा को अगर आप इमेजिन करेंगे तो यू विल रिकलेक्ट दैट इट वाज द फेज व्हेन इंडस्ट्रियल व्हाट टू से boom was there in all यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली इन इंग्लैंड। उसी समय मैनचेस्टर में बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही थी ये क्लोथ ये की, इवन आयरन ओर्स के कंपनीज डेवलप हो रहे थे, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी इंग्लैंड में। और
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जस्ट बाद क्या हुआ, ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसको कि ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया, बढ़ रहे थे। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, डीडीटी, अ सब्सटेंस यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, कि खेतों में यूज किया जा रहा था। और जैसा मैडम ने अभी एक्सप्लेन किया कि ये डीडीटी आप सभी जानते हैं कि इट वाज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द ग्रेन्स, द फूड ग्रेन्स विच वी ईट, और कहीं ना कहीं वो केमिकल जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में बायोमैग्नीफाई हो रहा था, इन्वायरमेंट, नेचर में जो भी उन पे फीड कर रहे थे। अगर आप सभी एग्री करेंगे कि मैं कहूंगी कि थिंग्स वे आर गोइंग क्वाइट रोजी रोजी ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, सारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे थे। बट द थिंग इज दैट कि कहते हैं ना कि वुमेन्स का सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होता है। रेचल कार्सन भी शायद एक सेंसिटिव महिला थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाइब गेन किया कि ये डेवलपमेंट तो ठीक है, ये एग्रीकल्चरल बूम बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए फूड अवेलेबल होगा, बट सी सेंस कि कहीं कुछ गड़बड़ है। And that Gadbar concept came to this Silent Spring, the book by Rachel Carson. And here she talked about the impact of DDT, which will little later cause a great harm to nature, to all the living organisms, and at the same time to the mankind. And Silent Spring के साथ ही एक चर्चा शुरू हुई मीन्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि क्या हमको अपने डेवलपमेंट की डायरेक्शंस को चेंज करने की जरूरत है। एंड लिटिल लेटर केम द लिमिट टू ग्रोथ, 1970 की बात करें, और ये एक पतली सी बुक थी 90, और इसमें कहा गया कि हर ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है उसका एक लिमिट होता है। दो देयर वाज एंटीथेसिस आल्सो, someone's mic is open. So there was antithesis also that the limit to growth की बात की जाए तो जब ये बुक 1972 में आई, जब इन्वायरमेंट की ज्यादा बातें होने लग गई थी, तो इस बुक में चर्चा की कि हम लोगों को रिक्वेस्ट, कुछ माइक इज ओपन, यस, लिमिट टू ग्रोथ में भी अगेन इंडिकेट किया कि दिस द वे वी आर डेवलपिंग, वी हैड टू थिंक अबाउट इट बिकॉज देयर इज अ फाइनल लिमिट टू ग्रोथ। और ये बुक इतनी ज्यादा, आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि आज के डेट में अगर किसी बुक की 500 कॉपियां बिक जाए तो कहते हैं कि वो बुक हिट है। उस समय 1972 में इस बुक 9 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई थी। यू ऑल कैन इमेजिन 900,000 copies has been sold at that time. Now you think so, ये मैं डाटा इसलिए दे रही हूँ कि आप सोचिए कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कब से हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपना कंसर्न भी शो कर रहे हैं। और वेल डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन आया, दैट वाज फ्रॉम द बॉटलैंड कमीशन इन 1987। इसके बारे में बात करेंगे। आवर कॉमन फ्यूचर एक बुक है, सभी एजुकेटेड लोगों को पढ़नी चाहिए। यू कैन, ये एक रिपोर्ट है rather better to say, so you can go through this. And what it defined, that development which meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. और अगर महात्मा गांधी के शब्दों में हम लोग कह ले तो कह लेंगे ना कि मदर अर्थ हैज इनफ टू मीट्स एवरीवन नीड बट नॉट द ग्रीड। आप सभी जानते होंगे इस बात, और कहीं ना कहीं यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पैरामीटर है। अब मैं बात करती हूँ कि अब सब अगर आज के डेट में देखा जाए, द स्पीड विथ विच वी आर डेवलपिंग, मैक्लॉरेन की रिपोर्ट ने एक बार कहा था कि अगर इसी डेवलपमेंट की स्पीड को सस्टेन करना है, आई एम पुटिंग द वर्ड सस्टेन, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस रेट से करना है, we will require 8 more earth for the energy needs, for the metal needs more or less 7 more earth, and so on for wood, for mineral and wood. So you can imagine we have only one mother earth and we need this much. So how this sustainable development would become possible?
तब तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बाद एक डी एक्सेलरेशन आ जाएगा rather than moving ahead. So we have to think about it. And then comes the picture कि एक कहते हैं ना, आप में से कोई अगर यहाँ बांग्ला बैकग्राउंड के होंगे, अगर मैं सही ना बोलूं तो, सब दोष नंदो घोष, बांग्ला में ऐसा कहा जाता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे उसको दोष लगा दो। तो हियर हम लोगों ने क्या कहा, ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे क्या कहा, ये जो कार्बन इमिशन होता है दैट इज द मेजर कल्प्रिट बिहाइंड इट। यू ऑल डू नो कार्बन न्यूट्रलिटी, जीरो कार्बन, कार्बन ट्रेडिंग, ये सारी बातें हम लोग कहते हैं। कितना कार्बन ट्रेडिंग इटसेल्फ आप लोग अवेयर हैं कि नहीं इससे, और कुछ लोग तो जरूर ही होंगे, ये मैं मानूंगी, बट द थिंग इज दैट ये सचमुच में कितना इन्वायरमेंट को फायदा कर रहा है, या ये लिटरली सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के सोच से बना है कि अगेन इट इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट और इट इज अ न्यू टाइप ऑफ आई वुड से मटेरियल दैट कैन बी सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। इसकी ट्रेडिंग के नाम पे क्या कहीं एक आई वॉश फॉर्म में नहीं चल रहा है, एक नई इकोनॉमी को बूम करने के लिए, या कार्बन एक नई करेंसी में तो नहीं कन्वर्ट हो गया है? वी हैव टू गिव अ थॉट ऑन द सेम। दीज आर द मेथड्स, इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगी बिकॉज अगर कार्बन ट्रेडिंग की बात करें तो देयर इज अ कंप्लीट होल आई वुड से प्रेजेंटेशन वी कैन डिस्कस अबाउट। सो मिस कहीं ना कहीं जब इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आया तब ये चर्चाएं चालू हुई कि वी हैव टू रिकंसीडर आवर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एंड रीजन क्या बना? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्कार्सिटी के बाद क्लाइमेट चेंज। और जब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हम लोग झेलने लगे तब हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सबसे बेस्ट एग्जांपल था होल इन ओजोन लेयर, फिर उसके बाद लिटिल लेटर चेंज इन द एनवायरनमेंट, रेन के पैटर्न्स बदल गए। और इसलिए सिंस 1972 अगर बात की जाए ग्लोबल इनिशिएटिव्स की, तो एक कहा जाता है ना कि इसके बारे में छिटपुट बातें तो कई प्लेटफॉर्म्स पे होती थी, लेकिन स्पेसिफिकली जस्ट कीपिंग द environment in mind and the model of sustainable development in mind, the global platform where it was being discussed in detail was the Stockholm Conference. You all are very well aware of the same. And here environment was the main agenda. Little later Earth Summit come in 1992. ये सभी चूंकि डाटा है, आप सब अवेयर है और अवेलेबल है, ये नेट पे आप आराम से अचीव कर सकते हैं इन डाटा को। तो रियो समिट की बात आती है और सभी का एक ही कंसर्न रहता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने कार्बन क्रेडिट्स को बढ़ाना है, कार्बन प्रोडक्शन को कम करना है। और मैं फिर कहूंगी कि अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या सिर्फ कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए? एक लैंडस्केप था, आई वुड से माइलस्टोन जर्नी कहा जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया? पूरे कंट्रीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक जिनका कार्बन प्रोडक्शन हाई है, जिनको उनके परमिसिबल लिमिट से, और जिसका कार्बन प्रोडक्शन लो है। एंड व्हाट्स हैपेंड, दे मेड इट अ कमोडिटी कि अब इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने कार्बन के वैल्यूज को। अगेन मैं कहूंगी कि डिटेल्स को इस पे नहीं जाते हैं। 1992 में और जब ये बात आई और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सेट हुआ, तो उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए और कहा गया कि बाय 2000 ईयर 2000 ऑलरेडी क्रॉस्ड, जिसको कि नाम दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कुछ गोल्स सेट किए गए और कहा गया कि बाय 2000 वी विल अचीव दिस गोल। यू ऑल आर वेरी अवेयर, वेल अवेयर। और जब उसको आफ्टर 5 years, the next 5 years यही प्रोटोकॉल था कि हर 5 year में रिव्यू किया जाएगा। एंड व्हाट हैपेंड, वी फाइंड कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और गोल्स ऐड किए गए जिसको बाय 2020 अचीव करने की बात थी। एंड अगेन दैट पर्टिकुलर लिमिट है, अगेन इट इज बीइंग क्रॉस्ड। 2020 हम लोग पार कर चुके हैं, वी आर 6 year ahead. सो हैव वी अचीव दैट? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप देखिए, आप सभी जानते हैं टोटल कितने सस्टेनेबल गोल हैं, किसी को कोई आइडिया?
How many 17, total? 17 ma'am. Very, very good, sir. So there are total 17 goals. और अगर इस 17 goals की बात करें तो थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करना चाहूंगी. गोल नंबर 1 to 6 आप देखिएगा. This is something that is being taken care by a society, or it will lead to a good society. From 7 to 12, that can be handled, or that can be, what to say, it will add to and it will take care of the economy of the international platforms. And the last 3 one will talk about taking care of environment and natural resources and extraction of natural resources as well. जो लास्ट 2 गोल की बात करें, ये पॉवर्टी, हैंगर, एजुकेशन, एनर्जी, सस्टेनेबल सिटी, ये जितने भी गोल्स हैं ना, ये सब ठीक हैं. लास्ट 2 गोल्स की बात करें तो लास्ट 2 गोल्स क्या आते हैं? पीस एंड जस्टिस थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से इन अ वे दैट इज द पार्टनरशिप. और इन दोनों को मैंने कहा ना कि ये 3 कैटेगरीज में तो फ्रेम कर दिए गए हैं. ये 2 का क्या मतलब है? कोई मुझे डिफाइन कर सकेगा या बताएगा कि व्हाट इज पीस एंड जस्टिस? यू कैन सी ओवर हियर, पीस एंड जस्टिस for in a strong institution, or that is institutionalization, and next is the partnership for the goals, developing the goals. What exactly these two means in sustainable development, in context of sustainable development? इन दोनों को भी गोल क्यों रखा गया है? Peace and justice. Like ma'am, racism, like Hinduism and Muslim community, there are rights, there are जैसे दंगे होते हैं या कुछ ऐसे जिससे माहौल बिगड़ जाता है, and the lifestyle is disturbed and people are threatened, like in the midnight they killed somebody on the road. There are something happening in India, like it disturbs the normal Very true, life. very true. Thank you, ma'am. Thank you. Certainly, you just hit the nail. We can take example, recent example only, few days or rather 2 days or 2 days ago in Delhi, and the way things happened last year also. Peace and justice is something when it prevails in the community, when it's prevails in the city, when it prevails at international platforms. It gives us energy, it gives us opportunity to think about positive developments. But when peace and justice is being compromised, somewhere you will find, the best example is last day. कल सारी security किस चीज में लगी हुई थी? Just in order to save the sanctity of our parliament, isn't it? But you can understand कि ये इतना बड़ा huge man power का force, अगर ये पीस ब्रोकन नहीं होता तो कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्म कर रहे. ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है. जब इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है अमेरिका और ईरान, अगर पीस और जस्टिस प्रिवेल करता तो ये जो ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, बोथ कंट्री जो ये हेवी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में मनी इन्वेस्ट किए होंगे, जो बिल्कुल धराशायी हो जा रहा है, और उसके साथ नो डाउट n नंबर ऑफ ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, n नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग लूज कर रहे हैं. तो दैट इज समथिंग really, really, really important to maintain the development in a sustainable manner. And that's why you can imagine that peace and justice has been given a due importance in this sustainable SDG goals. Next और last, partnership. सबसे बड़ी बात होती है पार्टनरशिप की बात इसलिए कही जाएगी कि it doesn't matter how much clean I keep my house, if my neighbor is not agreed with my concept, then what will happen? Does that premises will remain clean? No, certainly not. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट क्लीन रहे, सोसाइटी क्लीन रहे, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना रहे,
तो certainly partnership is required. Without holding hands we can't develop. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट में आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी जो कि अफ्रीकन सोसाइटी का बेसिक रूल रहा था कभी. वी विल टॉक अबाउट दैट. सो हियर दिस अब मैं इसे बहुत क्विकली एक और आगे की चीज के बारे में बात करना चाहेंगे. दैट्स वाई इसको स्किप करते हुए चलते हैं या बहुत क्विकली रन करते चलते हैं. ये सारी चीजें जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी, एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स को और ज्यादा मॉडिफाई करने की बातें हैं. मूविंग अहेड, कॉन्सेप्ट क्या आया कि हमें डेवलपमेंट भी करना है, एट द सेम टाइम डेवलपमेंट के साथ साथ हमें नेचर को भी बचाना है, इन्वायरमेंट को भी बचाना है. बिकॉज हायर द कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग विल अकर एंड अगेन इट विल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ग्लोबल वार्मिंग से हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, इन्वायरमेंट इतना चेंज हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा. और एट द डे एंड इस मदर अर्थ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के लिए भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा. कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चन में आ जाएगा. और एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि भाई ठीक है इन्वायरमेंट का तो केयर करेंगे, लेकिन सारी कंपनी और सारी फैक्ट्रीज हम लोग बंद करके तो नहीं बैठ सकते हैं. आज जो ये अमेरिका ईरान की बातें इंस्टेंट वहां घटना होती है और हमारे पास न्यूज आता है, इट्स जस्ट ड्यू टू आवर डेवलपमेंट इन डिजिटलाइजेशन. जितना ज्यादा हमारा आईटी इन्फॉर्म्ड हुआ, डेवलप्ड हुआ, उतना ज्यादा हमारे पास सूचनाएं आई और उतना ही ज्यादा एज ए मैन पावर हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील किए. तो कहीं ना कहीं पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट, better to say in society, in human beings, in nature, and even in the economy, we have to maintain the coherence so that a model can be sustainable. लेकिन अगेन मेरा वही क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये पॉसिबल है. और अगर सच पूछिए, आप ये ग्राफ देखिए तो जो सस्टेनेबिलिटी का, ये मैं विथ एरो इंडिकेट कर रही हूँ, व्हाइट जो सेक्शन है, अगर पीपल और प्रॉफिट एंड प्लैनेट के हितों को देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी का एरिया द क्वेश्चन. नाउ व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स, आप सभी जानते हैं, इस पे समय नहीं दे रही हूँ, क्विकली प्रोसीड करूंगी क्योंकि 2-3 और अच्छी बातों को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. इट ऑलवेज सेज कि 3 पिलर्स हैं, प्लैनेट, पीपल, और उसमें हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना है, हमें अपने इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को भी देखना है और हमें अपने सोशल डेवलपमेंट को देखना है. देन ओनली वी कैन अचीव सस्टेनेबिलिटी. और इसके लिए एक मॉडल आपके सामने है. इफ वी प्रोवाइड एवरीथिंग हियर वी गो, कि हर एक को इक्वल में रखा जाएगा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे. और दिस इज समथिंग यू पीपल हैव, आई वांट टू टॉक अबाउट. इज द इक्वलिटी और इज इट इक्विटी विच इज नीडेड इन द सोसाइटी? इन दोनों पिक्चर में क्या अंतर है? इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? We need equity, ma'am. Yes, sir. We need equity more than equality. Good. And what is the difference between two, sir? The difference is when we say about equality, then we only provide a number of means one specific or particular amount of something, but the need of other person is different. But when we say equity, means then we provide something what is required by them. Very true. Very, बहुत सही सर. और अगर एक बेस्ट एग्जांपल कहा जाए, मैं इसे इसलिए कहूंगी कि हम सभी टीचर हैं और कहा जाता है ना कि हम बायस व्यू ना रखें, हम अब सारे अपने स्टूडेंट्स को इक्वल प्यार करें, इक्वल उनका केयर करें. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहती हूँ, कई बार कई प्लेटफॉर्म मैंने दिया है. एज अ टीचर, इफ इट्स माय बर्थडे और एनीथिंग स्पेशल एट माय होम, आई वांट टू शेयर दैट हैप्पीनेस. और पता चलता है कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं और मैं 20 टॉफियां लेकर के आती हूँ, तो एज अ गुड टीचर मुझे क्या करना है? सबों को 2-2 टॉफी दे देना चाहिए था. Isn't it? Was I fair enough when I did? Was I non-discriminatory? अगर मैंने सबको 2 टॉफियां दे दी तो
करना तो मुझे यही चाहिए था, है कि नहीं सर? मगर एक चीज आप सोचिए कि मेरे क्लास के उन 10 बच्चों में कोई ऐसा भी तो बच्चा होगा जिसके घर में फ्रिज में टॉफियां भरी रहती है, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको कभी कभी टॉफी मिलती होगी, और कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जो बहुत मुश्किल से शायद जिसके घर रोटी दाल चल रही होगी, तो टॉफी तो शायद मिलना दूर की बात है। So when I distributed these toffees among them, certainly I given equal love to everyone, but it wasn't equitable. क्योंकि जिस बच्चे को मैंने अपना वो छोटा सा एक लेयर्स पास किया होगा और उसके फ्रिज में कैडबरी भरा रहता होगा, तो वो तो शायद उसे डस्टबिन में भी डाल दे, और जिस बच्चे को नहीं मिलता होगा उससे उसका हैप्पीनेस इंडेक्स कितना ज्यादा होगा। सेम इज द थिंग विद द सोसाइटी। ये पिक्चर आपको डिपिक्ट करता है इक्वलिटी और इक्विटी, कि हमें इवन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग कहते हैं ना कि अमेरिका अगर ज्यादा चीजों पे रिसोर्सेज पे अपना ये रख रहा है, यूरोपियन कंट्री जो है वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज कर जा रही है। सो व्हाई डिस्क्रिमिनेशन? सबको इक्वल यूज करना है? नो, सबको इक्वल नहीं यूज करना है, सबको इक्विटेबल यूज करना होगा। What the need is, then only meet that parameter, then only we can vote for a equitable society। और उससे भी और ज्यादा की बात अगर मैं कह लूं, ये भारत की रियलिटी कहीं ना कहीं आप सब अग्री करेंगे, और सिर्फ भारत की नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की रियलिटी यही है, जिसके पास जितना ज्यादा उसे और ज्यादा दिया जाता है। और बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे सोसाइटी वैल्यूज हैं सर। हम ही किसी अपने कलीग्स के यहाँ जाते हैं और किसी पार्टी में इनवाइटेड रहते हैं, सपोज इट्स अ वेडिंग पार्टी, और किसी अपने से जिसको ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मानते हैं, क्या होता है उसके लिए उतना अच्छा गिफ्ट लेके जाते हैं। दे कैन अफोर्ड, स्टिल वी आर टेकिंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। लेकिन अगर वही हमारे यहाँ का हाउस हेल्प हो, हमारे वर्कर हो, हमारे ड्राइवर्स हो, और उसने बुलाया हो, तो क्या करते हैं? समवेयर हम बॉदर ही नहीं करते हैं, एक कुछ भी दे करके काम चलाना। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं या क्या, आई एम पुटिंग अ जनरल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, और कहीं आप अग्री भी करेंगे। एंड दिस इज वेयर द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एग्जिस्ट, और नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी, it's also the political standards of our international platforms. The one who is strong, who is capable, उसे और प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने जब कहा था पीस एंड जस्टिस, सर रिक्वायरमेंट तो ये थी कि कहीं कोई बाउंड्री सेट ही ना हो, इट शुड रिमेन, जो भी वो फैक्टर था उस बाउंड्री को सेट करने का, वो बाउंड्री रिमूव की जाए, सो दैट जस्टिस और द what to say, the resource should remain available to everywhere when required. This is what justice is. Equality और equality से आगे हमें कहीं ना कहीं जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे वर्क करना होगा, then only we can achieve sustainable development. बहुत क्विकली, पहले ही कहा कि 3 पिलर्स का कॉन्सेप्ट था, मैं अब फील करती हूँ कि इसमें एक और नया पिलर जोड़ गया है। चौथे पिलर की बात, किसी को आइडिया मैं किस पिलर की बात कह रही हूँ? हम लोग ने बात की ना कि इन्वायरमेंट को संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, एंड देन पीपल्स को संभालना है। इन तीनों चीजों को हम टेक केयर करेंगे तो वी विल गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ दीस थ्री विल सोसाइटी का पिलर, सोसाइटी का पिलर, कहीं ना कहीं सोसाइटी का पिलर जब बात करते हैं तो वो पीपल्स की बात आ जाती है, बट ठीक है, सोसाइटी का पिलर भी सही आप कह ही रही है, उसे सोसाइटी भी कहा जा सकता है। मगर व्हाट एग्जैक्टली सोसाइटी इज, सोसाइटी के पिलर के रूप में सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्यों वो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है? आई डोंट नो इट इज देयर इन द बुक्स और नॉट। It's my since I do belong from field of ecology and my specialization in ecology, so I think in those direction ki what are the things required. I am putting a picture in front of you, you all have to put your comment.
मैं इसे फोर्थ पिलर ऑफ दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानती हूँ। इस पिक्चर को देख के एनीवन इसको इस पिक्चर को आपने आइडेंटिफाई किया सर? आप सभी ने देखा होगा ये फोटो, कहाँ देखा है, याद है? और क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? क्विक कमेंट, क्या है इस पिक्चर? आइसबर्ग है सर। कहाँ हम लोग देखे थे इसको, याद कर पा रहे हैं? टाइटैनिक मूवी में। एग्जैक्टली, टाइटैनिक मूवी। इस आइसबर्ग को देखते साथ ही हम लोग टाइटैनिक को इमेजिन करते हैं। थोड़ी सी कहानी उसकी याद कर ले बहुत क्विकली कि टाइटैनिक में हुआ क्या था। पहले वो जब आइसबर्ग नजर आया उसके शिप के कैप्टन को, तो व्हाट ही सेड, मूवी में भी उस चीज को डिपिक्ट किया गया है। He said, "Oh, it's just a small iceberg. We can easily cross it, isn't it?" उस आइसबर्ग की रियलिटी क्या थी? वो ऊपर तो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता था, बट रियलिटी में उससे 10 टाइम्स डीपर वो भीतर था। It was a huge iceberg. It wasn't a small ice patch. और रिजल्ट क्या हुआ? टाइटैनिक जैसा स्ट्रॉन्ग जो जहाज अपने पहले ही वॉयज पे धराशायी हो गया। सो यू ऑल कैन इमेजिन, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो मैं उस चौथे पिलर को इसी आइसबर्ग से जोड़ के देखती हूँ। दिस इज द पिलर, दैट इज द कल्चर। जो सोसाइटी की बात है, सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इट्स कल्चर। कल्चर नजर क्या आता है? The dance forms we have, the festivals we have, the behavioral pattern we have, the food we eat, the songs, the traditional knowledge we have, isn't it? Culture तो इन्हीं से बनता है। और ऊपर से देखा जाए तो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डायरेक्ट तो कोई रोल नहीं नजर आता, मगर अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाकर के देखिएगा तो यही वो पैरामीटर है। दिस इज द ओनली पैरामीटर which decides कि हम अपने एल्डर से कैसे बात करें। हम यही वो पैरामीटर है जो हमें मोरल वैल्यूज सेट करता है, हमारे ग्रीड को गलत कहता है, हमारी नीड्स कितनी होनी चाहिए उसको डिफाइन करता है। एंड दैट्स व्हाई यू विल से कि इवन हमारे लाइफ के टुवर्ड्स अप्रोच, हमारी फिलॉसफी, ये सब डीप डाउन लाई करती है हमारे कल्चर में और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही रीजन रहा कि अब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, द कम्युनिटी नॉलेज इन आवर डेली एजुकेशन पैटर्न, टू हाईलाइट दिस, टू एक्सप्लोर दिस ट्रेडिशनल नॉलेज। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सारे ट्रेडिशनल नॉलेज और वो टू से I would say lots of information that were hidden that again needs to be excavated, जो कि हमारे जो नए डेवलपमेंट के पैरामीटर में हमारे हाथों से छूट गए थे। कहीं ना कहीं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें उन्हें फिर से निकालना होगा। बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव this corona period we had all have faced in last means back 5 years, isn't it? वो एक समय था जब इमेजिन किया गया कि भारत का जो ओल्ड कल्चर था और अभी भी शायद कई जगहों पे रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करता है कि बाहर से आओ तो चप्पल बाहर खोल दो, हाथ पैर धो के घर में घुसो, प्रणाम करने का तरीका जो उस समय वाइडली एक्सेप्ट हो गया था पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, रेदर देन शेकिंग हैंड, folding two-handed are much better way of lifestyles. Even the burning of the dead bodies are also considered to be more scientific in order to prevent disease expansion. So you all can imagine that traditional knowledge have their own importance in sustainable development in order to maintain resilience. And that's why उस समय इंडिया का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा कि कहीं ना कहीं बात की जाए तो डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स में शायद ये पैरामीटर सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, सबसे ज़्यादा हाइजेनिक है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, यू ऑल डू नो, आयुष मिशन है, टीकेडीएल, यू ऑल आर अवेयर ऑफ, सो दिस इज द थिंग। अब बात की जाए कि
हमने जो एक छोटी सी पोएट्री, क्योंकि पोएट्री जल्दी से दिल तक पहुंच पाती है, इट सेज कि जब वो आखिरी पेड़ भी कट जाएगा, जब वो आखिरी नदी सूख जाएगी, वो आखिरी मछली भी पकड़ ली जाएगी, क्या तब हम जानेंगे कि पैसों को खाया नहीं जा सकता। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, because we are the one as a teacher who deal with the young generation, that we have to think once again that what development is and what should be given due importance in order to maintain the sustainability of this nature, the sustainability of this planet Earth. So what we can do and what we really have, first and foremost, बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो डेवलपमेंट का पैरामीटर है, वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट वी कैन बिकम द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। बिकॉज एक बार चीजें कहते हैं ना, चीजें बिगड़ जाए तो फिर उनको संभालना मुश्किल नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, दे टेक देयर ओन कोर्स। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी एक ऐसी ही चीज है। प्रश्न उठता है, क्या हम सभी कुछ नहीं कर सकते हैं, या कुछ इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, चीजों को बदला जा सकता है बहुत क्विकली। सिर्फ और सिर्फ ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं 2 एग्जाम्पल के बारे में बहुत, क्योंकि समय का शॉर्टेज है, बहुत क्विकली बात कर लेती हूँ। आप सभी इन दोनों को जानते हैं, बी कॉर्प कंपनीज के बारे में किसी को आइडिया? बेन कोहेन या बेन एक ब्रांड है, आप सभी जानते होंगे शायद। Okay, no, not aware, not an issue. Ben and Jerry, they were the two friends जिन्होंने एक मोस्ट फेमस आइसक्रीम कंपनी को सेटल किया था, और ये आइसक्रीम जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत फेमस आइसक्रीम का ब्रांड है, और एज ए आइसक्रीम ब्रांड तो ये फेमस है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस कंपनी का स्ट्रक्चर, कि ये आइसक्रीम ने बनाया जो कि इस कंपनी से जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के यूटिलाइजेशन का जो मॉड्यूल था, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करेगा। एंड दैट्स व्हाई बेन कोहेन के नाम से बी कॉर्प कंपनी आई। अब बी लैब सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कंपनी के। समय चूंकि शॉर्ट है, नहीं तो मैं इन सबों को और थोड़ा और डील करना चाहती थी। बेसिकली ये कंपनी वैसी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में देते हैं। आप सभी कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम, सारी कंपनी के पास तो रूल है, आप अपने प्रॉफिट का 10% CSR में कंपनीज को लगाना होता है। CSR यू ऑल आर अवेयर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी कंपनी है ये बाय रूल उन्हें तो अपने प्रॉफिट का 10% सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन को देना ही पड़ता है। नो, हियर इट इज डिफरेंट। सर रूल्स के चलते क्या होता है, अगर वो नहीं करेंगे दे विल गेट पनिशमेंट। लेकिन ये बी लैब कंपनी या बी सर्टिफाइड कंपनी जो होती हैं, उनका पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो पूरा प्रॉफिट हुआ, उस पूरी प्रॉफिट को वो लोग सोसाइटी में इस तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट का फायदा कंपनी को मिलेगा, एंड अगेन कंपनी को जितना फायदा मिलेगा उसका फायदा बैक टू सोसाइटी जाएगा। एग्जाम्पल कि वो एक फैक्ट्री उन्होंने लगाई, फैक्ट्री का जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से उन्होंने उस सोसाइटी में एक स्कूल खोल दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, सोसाइटी के बच्चे उस स्कूल से एजुकेटेड होने लगे, उस स्कूल में उसी सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉय रख दिया गया, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया। यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला तो उसकी इकोनॉमी बदल गई। सो लिटिल लेटर अ मार्केट डेवलप ओवर देयर। मार्केट किसने खोला? अगेन उसी सोसाइटी के लोगों ने वहां शॉप्स खोला। सो समवेयर व्हाट हैपेंड, द होल इकोनॉमी स्टार्टेड रिवॉल्विंग इन अ सोसाइटी, एंड विद इन नो टाइम वो सोसाइटी जो है, जो कि एक सो कॉल्ड पुअर नेग्लेक्टेड सोसाइटी कहलाती थी, एक अच्छी गुड ग्रोइंग गुड कल्चर्ड सोसाइटी बन गई। इससे बच्चे बेनिफिटेड हुए, इवन की एग्रीकल्चरल ये का भी एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखा गया और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया। सो समवेयर बी कॉर्प कंपनीज आर दोज कंपनीज which do these things
not due to fear of fine. They are doing it voluntary. They are putting their good efforts or good money in B Corp development of society. So there are almost about, आप सोचिएगा कि एक छोटा सा concept by Ben and Cohen, now there are almost 8,254 B certified companies are there in 96 countries. Now moving ahead very quickly, एक मैंने बी कॉर्प कंपनी की बात की, दूसरी बात करूंगी डिवेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम सभी करते होंगे, शेयर मार्केट में लोगों ने, आप लोगों ने भी पैसे लगा रखे होंगे, एफडी में पैसे लगा रखे होंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगा रखे होंगे। डिवेस्टमेंट क्या है, किसको आइडिया है डिवेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट, इसका जस्ट अपोजिट डिवेस्टमेंट। Anyone? Ma'am, stock sell off by the company. Reverse sell. फिर से आप बोले सर अपनी बात। Ma'am, when the stock of a company is sold by the government to the public. नहीं सर, ये डिवेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होता है सर जब हम कंपनी में पैसे लगाते हैं, और डिवेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट को वापस लेना। यस, दैट्स इट। और किससे वापस लेना और क्यों वापस लेना? देयर वो जो ट्रेंड, ये एक ट्रेंड आया कि हर वैसी कंपनी जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रही है उससे मैं अपना पैसा वापस ले लूंगी, मैं उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट ना करूंगी। अब एक सीधी सी बात है कि एज अ पर्सन, एज अ सोनी तिवारी, अगर सपोज कीजिए कि मैंने टाटा ग्रुप में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और मैंने अपने पैसे निकाल लिए, टाटा को क्या ही फर्क पड़ जाता है, रिलायंस को क्या ही फर्क पड़ जाता है कि कोई सुब्रा मैडम, कोई सोनी तिवारी मैडम, कोई भास्कर मैडम ने अपना पैसा वापस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, isn't it? But the thing is that with the word of mouth, अगर मैंने अपने 10 कलीग्स को रेडी किया, मेरे 10 कलीग ने अगले 5 लोगों को रेडी कर लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस कंपनी से ह्यूज मनी हट जाएगा। और एक और बात कहूँ कि मैं और आप नहीं हटाएं तो कोई दिक्कत, हटा ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर बिल गेट्स किसी कंपनी से अपने पैसे हटा लें तो क्या होगा? क्या वो कंपनी सस्टेन करेगी? Total collapse. Total collapse. The thing. And here I am telling you, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अब इन सब बातों को नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ये पूरा उनका हिस्ट्री है कि कैसे ये स्टैंड हुआ, कब कब किस कंपनी ने हटाया, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सिर्फ ये कंपनी की बात नहीं है, आप सोचिए बैंक्स आर ऑल्सो अ मेजर प्लेयर इन दिस थिंग, बिकॉज वाई? बैंक तो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो तो फॉसिल फ्यूल नहीं यूज कर रहा है, मगर बैंक क्या रिलायंस को लोन नहीं दे रहा है, रिलायंस पेट्रोलियम को? So bank also have a major role in the scene. If they won't finance or they won't fund the company which uses fossil fuel, what will happen? Again, total collapse of those companies. So somewhere banking sector have their own important role. Here are the main foundations, 3-4 नाम बोल दूं मैं: British Medical Association, Guardian Media Foundation, Rockefeller Foundation and Bill Melinda Gates Foundation। ये सभी ऐसे एसोसिएशंस है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, जिन्होंने डिवेस्टमेंट को प्रमोट किया। और इसके चलते मोर और लेस अब तक की बात करें, ये मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले का डाटा, आई एम सॉरी क्योंकि ऐसा रिसेंट डाटा मैं निकाल नहीं पाई, ऑलमोस्ट 3.4 ट्रिलियन, नॉट मिलियन बिलियन बट ट्रिलियन मनी has been de-wasted. So you can imagine कि what a big change it can bring out in the industry sector regarding use of fossil fuel in saving the environment or natural resources too. So somewhere they say that when the divestment movement began, we were already aware, we knew that fossil fuel has to end. और आप सभी अग्री करेंगे, अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इको फ्रेंडली गैजेट्स हैं। सो समवेयर फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक सीधी सी बात कहूँ, हम मतलब निगेटिव वे में इसे आप नहीं लीजिएगा सर, हम ह्यूमन बींग्स जो है ना बड़े स्वार्थी स्पीसीज है। ये पूरा सुनने में लगता है ना कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, हम लोग अर्थ को बचाना चाहते हैं, एक रॉ लैंग्वेज और
बैड लैंग्वेज यूज किया जाए तो टू हेल्प विथ हर. We are really not at all concerned about us, sir. We are concerned about ourselves, because if we remain in this parameter of development, certainly the earth or this planet won't become suffice our needs. And that's why we all are very well aware that we have only one planet, we don't have any planet B. And that's why it's not about planets, it's about the people. We the people, we have to take this initiative. This is all my take on this sustainable development. Thank you everyone. And जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यू ऑल नो दिस सब्जेक्ट, आप सभी ज्ञानी हैं. और इस प्लेटफॉर्म पे मैं जान रही हूँ, ये ज्ञान बांटना बिल्कुल नहीं था. इट वाज जस्ट अ सिंपल शेयरिंग ऑफ आइडियाज. सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमार्क और कमेंट. Anyone who has any query or who want to add something to this thing? किसी की तरफ से कोई रिमार्क जो आप कहना चाहते हो, जो लगता है कि शायद मैंने सही नहीं कहा या इसमें मुझसे कुछ छूट रहा है और आप कुछ और व्यू पॉइंट ऐड करना चाहते हो. हेलो मैडम, कैन आई? यस प्लीज मानसी मैम. हाँ मैम, आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स. हम ये जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम इसका हिस्ट्री पढ़े तो ये कंसेप्ट जो दिया है वो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका उन्होंने दिया है. और फिर ये हमारे WTO और ये सारे जो एनवायरनमेंट है वो हम बोलते हैं कि वहाँ पे ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे ट्रीटी होती है, ये सब होता है. लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो अमेरिका कर रहा है वो भी तो अगेंस्ट डेवलपमेंट ही है, वो अगेंस्ट एनवायरनमेंट ही जा रहा है. वो कितना सारा कार्बन क्रेडिट कर रहा है. ये एक हम यहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये ऐसा लग रहा है कि डेवलप्ड कंट्री करे तो सब ठीक है, अगर डेवलपिंग कंट्री करते हैं तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. अगर यही चीज इंडिया ने किया होता या फिर इंडिया अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ करेगा तो फट से वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बोलेंगी कि ऐसा आप नहीं कर सकते, अगेंस्ट ट्रीटीज है, तो ये लोग उनके लिए लागू नहीं होते क्या? या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मानसी मैम. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि इट डजंट मैटर हाउ मच द कंट्रीज टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स, till that justice and peace is not being maintained, the sustainable development will always remain a concept of dilemma only. It is not going to be get achieved. आपने बिल्कुल सही कहा कि यही अमेरिका ट्रम्प की ओर से ज्यादा, मतलब एक इंडिविजुअल की बात मैं कह रही हूँ, नॉट एज अ कंट्री. आप सोचिए कि एक ट्रीटी वो साइन करता है एक रात ईरान के साथ और वेरी नेक्स्ट डे उसको नहीं फॉलो करता है, अगेन दे अटैक ऑन. So somewhere if we didn't remain strong about this thing, ये कितने भी क्योटो प्रोटोकॉल साइन कर लिए जाए, कितना भी ट्रेड कर लिया जाए, जब हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे इसको अचीव करने में और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे. मैंने बार बार उसमें एम्फेसिस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हमेशा कहती हूँ, व्यक्ति के द्वारा विरोध करने का कोई मतलब नहीं रहेगा. लेकिन क्या यूनेस्को जैसा प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है? क्या WHO जैसा प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है? नो. एंड दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन अमेरिका की ये दादागिरी जो है सो कॉल्ड क्यों चल रही है. अगर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में यूनेस्को स्ट्रॉन्ग रहता तो क्या अमेरिका ये कर पाता? सर्टेनली नॉट. मगर सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है ना कि यूनेस्को के मेंबर्स कौन हैं? फिर वही कंट्रीज तो हैं, फिर वही लीडर्स तो हैं. सो इट्स अ विशियस साइकिल of to use and being used. This is the way this world is running right now, and that's why we need to develop somewhere the moral values that only will help us prevail the justice in society. ये सिर्फ इंडिया यहीं पे, हाँ यहीं पे ये क्वेश्चन ही अराइज होता है कि हम UN जो है,
UN या ये सब हम इंस्टीट्यूशन जो बनाए हैं, हम उससे जुड़ते तो उसका तो कोई वैलिडेशन ही नहीं रहा, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देखने को मिल रहा इम्पोर्टेंस ही नहीं है, रहा। तो ये और कुछ इसीलिए बनाने का मैंने कोई कहा मतलब ही नहीं मतलब रहता है ही ना। नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो जो छोटा सा आइसबर्ग है ना मैम, वो कल्चरल आइसबर्ग, कहीं ना कहीं उसको अगर फिर से रिवाइव कर दिया जाए तो वो कंट्री जो ये दौड़ में शामिल थी, मैंने अफ्रीका का नाम लिया था, आप सभी जानते होंगे, एक वर्ड से अवेयर है कि नहीं, अबंटू, UBUNTU, कोई इसे उबंटू कहता है, कोई इसे अबंटू कहता है। सो अबंटू इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ गेम आल्सो इन दैट वेरी कंट्री, कि इट्स अ रेस जिसमें दौड़ने में वही टीम दौड़ करके विनर होगी जिसके सभी मेंबर एक साथ लास्ट पोजीशन पे पहुंचे, सभी मेंबर्स। यानी कि कोई कम तेजी से भी दौड़ रहा है तो फाइनली उस टीम के सारे मेंबर्स जो है ना, वो जो सबसे स्लोएस्ट पेस वाला था उसको भी अपने साथ लेके दौड़ के अगर फाइनल लाइन पे पहुंचते हैं, देन ओनली दे विन दैट। So certainly our society, this international society needs that concept of Ubuntu in order to maintain. Otherwise मेरी तो पर्सनल फीलिंग है ही कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऑक्सीमोरन है। It's all like happily married. If you are married, you can't be happy. If you are happy, then you can't be married. On a lighter note, again I am saying, on a lighter note. So kahin na kahin, if you are developing, you are not maintaining the sustenance of the world, and if you are sustaining in your values like Bhutan, like Finland, somewhere you are not developing on international platform. This is the reality of the world. But again, I would say, yeah, thank you मानसी मैम। और चूंकि हम लोग टीचर हैं ना, तो हम लोगों को पॉजिटिव अप्रोच ज्यादा रखना चाहिए, मान के चले और कोशिश करें कि एटलीस्ट जितने बच्चे हमारे पास हैं हम लोग उनमें ये वैल्यू इनकलकेट करने की कोशिश जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। Naomi Bora ma'am have asked something. Okay, with these trends, what kind of changes do you expect in the coming 50 years? 50 years is a good time, I would say, where the things and values can change, madam, but it is not that good long enough time that I would say, no, things will turn into a rosy picture. With time things are changing, with times things are changing. मैं कहूँगी कि जो 90s में और 2000 की स्थिति थी उससे स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। अमेरिका जैसी कंट्री के होने के बाद, if there are strong institutions and then there are countries you will see कि अमेरिका को लोग अपोज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो then there are countries जो इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, या they even within the country from America inside you have seen that lady senator who simply said कि you are what they call man eater sort of for the word for the Trump, isn't it? तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स, ये जो बी कॉर्प कंपनी की बात है, ये डे इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें भी अब प्रमोट हो रही हैं। बट सर्टनली दिस लिमिट ऑफ 50 years is not good enough that I would say कि within this 50 years the things will change. They can be that initial phase of propagation where the things are changing, but they are not that fast growing phase. जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होता है ना हमारे साइंस में, तो आई थिंक वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के हम अभी एडेप्टेशन फेज में हैं, एक्सेलरेशन फेज में आने में अभी नहीं तो 100-150 साल बाकी। Someone else had also said something. I think each biodiversity conservation should be a major focus. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करूं अगर मैम ना, तो कहीं ना कहीं मुझे फिर एक बात कहूं बायोडाइवर्सिटी में, फिर मुझे ये वैसा ही लगता है जैसे कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग की बात होती है। स्पीसीज लॉस की बात कर ली जाए सर, तो इसकी रियलिटी क्या है आई डोंट नो। मैं डाटाज में ज्यादा बात करना पसंद करूंगी। वो प्रेजेंटेशन में अब तो टाइम शॉर्टेज है, नहीं तो मैं आपसे शेयर करती। आई डू टॉक ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, सो आई हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटाज विथ मी। बायोडाइवर्सिटी के जितने स्पीसीज आज के डेट में सर आइडेंटिफाइड हैं ना, आई थिंक आप 200 ईयर बैक का जब डाटा बुक लेते हैं तो आई थिंक कि मोर देन 30,000 स्पीसीज हैज बीन
added to this new data book. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रियली इम्पोर्टेंट है कि ये अगेन आई वुड से कि डेवलपिंग कंट्री के द्वारा क्रिएट किया गया बस एक थ्रेट है। कोरोना काल ने सर अगेन सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज और सिर्फ हेल्थ इश्यूज पे सोचना ही नहीं सिखाया है, बहुत चीजें सिखाई हैं। आप सभी ने कहना नोटिस करना शुरू किया होगा कि कोरोना काल में कहा गया था कि ज्यादा तितलियां दिखने लगी, ज्यादा पक्षी दिखने लगे, बायोडाइवर्सिटी एनरिच हो गई थी। क्या आपको लगता है सर कि 1 या 2 साल के भीतर कोई नई स्पीसीज चली आती है? वो नंबर और क्वांटिटीज में कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड रेड डाटा बुक एंड दिस एंड दैट के द्वारा और IUCN के द्वारा जो डिफरेंट डाटा हमारे माइंडसेट्स में भर दिए जा रहे हैं कि दीज आर endangered, दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग, दीज आर पुटिंग थ्रेट टू लाइफ फॉर्म्स. Personally, I don't agree with this sort of data because there are again data are nothing but number. You can play with them, you can play with the mindsets of the people with those data. As I said, 30,000 new species has been categorized and has been added. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के भी एक और थॉट देने की जरूरत होगी, उन डायमेंशंस में भी सोचना होगा। हाँ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जहां तक बात आती है, क्लाइमेट चेंज की बात आती है, अगेन इसके लिए भी अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक बात कहते हैं सर, आप हमेशा एक तुरंत जो आपको हिट करेगा, कहा जाता है कोई भी बारिश किसी भी शहर के, आज बारिश की बात से प्रीति मैडम ने बात शुरू की थी, पिछले 80 साल के बाद इतनी मुसलधार बारिश हुई और कहा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल, इसका क्रेडिट किसको दे दिया जाएगा? क्लाइमेट चेंज को, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अनइवन बारिश हो रही है। 80 साल के बाद, यानी कि 80 साल पहले वो बारिश हुई थी। 80 साल पहले कौन सा क्लाइमेट थ्रेट था? ये एक छोटा सा जो कि हम लोग न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं, थोड़े और बड़े प्लेटफॉर्म पे चल जाए, आइस के उस लेयर में 200 साल पुराना एक ज्वास्म मिला और उस समय ऐसा कैटास्ट्रॉफ हुआ था कि वो दब गया होगा। ऐसी बातें हमेशा आप सुनते हैं। 200 साल पहले कौन सी इंडस्ट्री थी सर जिसने कि एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया था और उसके चलते कैटास्ट्रॉफ आया हो? So certainly I would say nature itself is a great mystery. Evolution itself is a continuous process. हम as a human being चाहे या ना चाहे, nature will keep on changing. Those era of hot age, old age, these are bound to come in continuation. And as a human being, we are bound to face these things or have to face the consequences of these natural events, not anthropogenic events. कहीं ना कहीं मुझे कई बार लगता है ना कि इसको एंथ्रोपोजेनिक बोल करके हम अपने आप को एज ए ह्यूमन को, अपने इंटेलेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे लेते हैं। तो अगेन दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी री-इन्वेस्टिगेटेड, न्यू रिसर्च्ड, एंड देन ओनली वी शुड कम टू अ कंक्लूजन। लास्ट comment Ma'am, by excellent, Tushar sir ji, that excellent sustainable information given, ma'am. Why Excellent to- information. Ma'am, Thank I you have very one much. question. Yeah, please, but I think Preeti madam could allow us. We are already exceeding time or what? मैम 12 बजे तक है ये सेशन। Oh, बार बार मुझे क्यों 11:30 का कॉन्सेप्ट आता है? Yeah, please, we can discuss. मैम, what advice would you like to give future teachers for integrating SDGs into classroom teaching? Classroom teaching. Okay, I really don't know whether I shared those slide over here or not, where we talked about NEP and this SDG. Have I shared those slide or discussed those slide? Not now. Wait. Just for 1 minute, I would like to share that very thing, if you people allow me. Yeah, very quickly, we will go to this slide. Yeah. So when we talk about when we talk about this NEP, what's happening?
एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ा है? अरे भाई हम सभी टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं, ये पॉलिसी हमारे लिए ही तो है। वेल अगर अब मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन बोल नहीं रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। When we talk about this new education policy, is the presentation visible? Yes, ma'am. Okay. So when we एक NEP की बात कर ली जाए ना सर, ये मात्र एक 67 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो ये तो वन नाइट स्टडी वाली बात हो जाएगी हम टीचर्स के लिए। हम सभी को ये डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, इट्स अ विजनरी डॉक्यूमेंट और समथिंग ब्ला ब्ला गुड अबाउट इट। What I would like to really put point on कि it's a policy document, and policies are something that changes the fate of the society, and that's why we should read this very document. On top of that, it's not voluminous, so we should understand exactly what the policy makers are thinking about and what they are really want to implement in the society. Again, NEP की बात करूं, मैं पर्सनली इस डॉक्यूमेंट को बहुत मैंने पसंद किया। जो कॉन्सेप्ट्स रखे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो फिर वही अमेरिका वाला हालत हो जाएगा कि बड़ी बड़ी बातें और वो क्या रहा है, दैट्स अनदर एस्पेक्ट। आपने जो मैडम कहा कि क्लासरूम टीचिंग में NEP का जो क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है, अब उसमें ये सब कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है। और आप सभी अभी तो FIP कर रहे हैं, NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो सभी MMTTC रन करते हैं सभी फैकल्टीज के लिए, आप लोग करेंगे इन फ्यूचर, तो यू विल फाइंड आउट कि उसके जो 8 कंपोनेंट्स है जिसमें उसमें क्लासेस सेल्ड होती हैं, वो सारे इस SDG से कैसे मैच करते हैं। अगर एक एक करके बात करना चाहें, व्हाट द गोल इज, नो पॉवर्टी, क्वालिटी, ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जिस पोजीशंस पे रखे गए हैं। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ ग्रीन एनर्जी, क्वालिटी एजुकेशन एंड IQAC सेल ऑफ योर कॉलेज और ऑफ योर यूनिवर्सिटी, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आप देखिएगा मैच करेंगे। जेंडर इक्वालिटी की बात होती है और NEP की बात कीजिएगा तो NEP के डॉक्यूमेंट में मोर देन 72 टाइम्स ये वर्ड आया है, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, दे आर इन कॉन्सोनेंस। अफोर्डेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री इनोवेशंस, आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या प्रमोट करना है यूनिवर्सिटीज को, स्टार्टअप्स। इंडस्ट्री का रोल अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल अब सिर्फ एकेडमिक टीचिंग नहीं रह गया है, दे हैव टू ब्रिज द gap between the academia and society and academia and industry. So somewhere we have to inculcate every university, it's mandatory from the UGC now that every university should have a startup cell. आप लोगों के यहाँ होगा ही innovation and startup cells. So the thing is that all these concepts are in consonance with these sustainable goals. Next one I would like to show you. Yeah. This one, climate action, life below water and life above land. Again NEP और sustainable के concepts में देखा जाए तो environmental study एक ऐसा पेपर है जिसे आइदर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के रूप में या UG के हमारे यहाँ तो 3rd सेमेस्टर में था, सभी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल पेपर जो है वो मैंडेटरी किया गया है फॉर ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैकल्टी।
चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, ह्यूमैनिटीज के हों। तो कहीं ना कहीं ये जो गोल्स हैं, इनके कॉन्सोनेंस में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि वी हैव टू फ्रेम दो सॉर्ट ऑफ करिकुला कि जिसमें ये सब कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेट हो सके। एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, मैं बार बार इन दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि 1% एफर्ट्स बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म में जाता है। इट मींस कि एज ए इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव, मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, आप सभी सोचिए, यही आज अमेरिका ईरान का युद्ध, ट्रम्प एज ए लीडर एंड ओबामा एज ए लीडर कितना डिफरेंस मेक कर देता, आप अग्री करेंगे कि नहीं? बट द थिंग इज दैट कि when it comes in the form of a country, what happens? Decision of that single man, because since he has become the part of institution, इस पूरे युद्ध की दशा ही बदल गई, दिशा ही बदल गई। तो कहीं ना कहीं institutionalization of these peace and justice play a very important role, and same will remain visual. कोई सुब्रा मैडम, कोई सर, आनंद सर अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी इंडस्ट्री को अप्रोच करेंगे तो शायद उन्हें इंडस्ट्री नहीं एंटरटेन करेगी, लेकिन जब वो अपने क्लास के 50 बच्चों के साथ CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर डिमांड करेंगे उस इंडस्ट्री से कि नहीं, आपको हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए लैब सेटअप करना ही पड़ेगा, तो व्हाट विल हैपन? The shape of that particular college, the quality of education of that particular college will change over there. So somewhere I would say that NEP really plays a role in NEP really plays a role in promoting these sustainable development goals in our education system. Now as an individual teacher, time and again मुझे लगता है कि ये जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स में जो चीजें मैं बात कंपेयर करती हूँ कि जब तक उस वैल्यू को छोटा समझा जाएगा, कहीं ना कहीं हर बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होने के पहले ही लाइक टाइटैनिक इट विल गेट ड्रॉप। लेकिन अगर उसे इम्पोर्टेंस दे करके हर एक बच्चे के थॉट प्रोसेस में इनकलकेट कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी का पूरा शेप ही चेंज हो जाएगा। सर्टनली इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगे। एज अ टीचर हम जब बच्चे को ये बताएंगे कि बेटा पॉलीथीन का यूज करना अच्छा नहीं है, तो शायद अगर वो बच्चा फॉलो ना करे, लेकिन एज अ टीचर जब हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और क्लासरूम में इंस्टीट्यूशनलाइज रूप में मैंडेटरी कर देंगे कि इस क्लासरूम में एक भी प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज ना हो, व्हाट विल हैपन? Little later that particular college would become plastic free or not, which is a threat to environment. Again मैं कहती हूँ कि मेरे व्यू पॉइंट थोड़े से डिफर हो सकते हैं। ये जो प्लास्टिक का थ्रेट है, ये जो कार्बन का थ्रेट है, कहीं ना कहीं अगेन मेरी फीलिंग यही रहती है कि एक इंटरनेशनल व्हाट टू से सारी चीजें प्रोपोगेट की जाती है कि आपका ध्यान जो है मेन मुद्दे से हट के दूसरी मुद्दों पे चला जाए, बट स्टिल एटलीस्ट जो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट हार्म कर रहा है वैसी चीजों पे तो इट डजंट मैटर कि व्हाट द मोटो वाज। Clean environment is need of everyone, and clean environment is something that adds not only health but aesthetic value also to the human beings. So ऐसी छोटी छोटी चीजों को सर्टनली हम अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और एज अ टीचर अपने बच्चों में जरूर इनकलकेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी की बात आ जाए, इनोवेशन इज समथिंग दैट कैन रियली चेंज द शेप ऑफ द नेशन ऑल्सो। अगर हम अपने बच्चे को, जिसको कहते हैं ना कि वो एक आइडिया दे, एकदम बेकार सा लगने वाला आइडिया जिस पे हंस दिया जाए, लेकिन वो कहे कि मैडम गोबर को यूज करके, अरे जिसने गोबर गैस बनाई होगी पहली बार उसने भी तो गोबर के साथ डील किया होगा, देन ओनली गोबर गैस केम टू कांसेप्ट ना। So somewhere as a teacher, even the rubbish ideas should also be entertained and analyzed
दैट कि क्या कुछ किया जा सकता है क्या इस आइडियाज के साथ, ये फीलिंग एज अ टीचर हम अपने क्लासरूम में सर्टनली प्रोपोगेट कर सकते हैं, इस बिहेवियरल पैटर्न को इनकलकेट कर सकते हैं। और जितना ही हम ज्यादा इस बिहेवियरल पैटर्न की तरफ जाएंगे, यू विल फाइंड आउट कि ऑटोमेटिकली हम उतने इंक्लूसिव होते जाएंगे। इंक्लूसिव होने के लिए हम लोगों को वो वुमेन्स डे और मेंस डे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से दिव्यांग दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा क्लासरूम का बिहेवियर और सेल्फ इंक्लूसिव हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड, दीज आर द वैल्यूज वी कैन इनकलकेट एंड ऑटोमेटिकली आवर सोसाइटी। और इसीलिए मैंने कहा ना, 50 साल थोड़ा समय कम लगता है, लेकिन हम एज अ टीचर एफर्ट लेंगे तो शायद 100, 150, 200 सालों में इस पृथ्वी, मैं अभी भी विश्वास रखती हूँ, nature or the environment will take its own course, but Mother Earth will always remain survived in the kinds. And that way it will means we can play our role again to maintain the shape of its in future. तो कहीं ना कहीं 200 साल बाद भी हमारी पृथ्वी रहने योग्य और आज से ज्यादा खूबसूरत हो। Hopefully I answered the question with great detail only, but still thank you. Thank you, ma'am. Yes, madam. Okay. It was really a very wonderful session and eye-opening session for all of us. You have discussed all the sustainable development goals along with a few major aspects and focusing more on NEP-oriented learning. And it was wonderful, madam. So Thank इसके you, बारे में thank हम you, लोगों ने Pratibha. डेफिनेटली सोचना चाहिए, अपने स्टूडेंट तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, and we are the real mediators for that, to inculcate this particular message among the youth. So I once again, if there are no further queries, we can wind up our session. I extend my Thank you. sincere and heartfelt thanks to respected Dr. Soni madam once again for engaging wonderful session and giving your valuable time, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you, Preeti ma'am, and for giving me this very opportunity. I would say कि प्रीति मैम ने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करने के लिए, and I do talk about a different aspect, that is the sustainable development or rather environment, a multidisciplinary approach where I talked about this thing कि हम अपने एजुकेशन पैटर्न में environment का definition कैसे बदल रहा है और कैसे different disciplines इसको incorporate करते हैं. So certainly I would say कि this platforms gives us opportunity to interact with the ideas, and as a teacher we can bring about the change in this society. Definitely, ma'am. Thank you everyone for your patience hearing for 1.5 hours. Thank you everyone. Thank you so much, madam. Namaste, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. With Thank you, your madam. permission, I Yes, sir. can leave, Good day, ma'am. madam. Thank you. Okay. Thank you everyone. Thank you, all of you. You can proceed for your lunch break. We will meet at 12:30 for our next session. Thank you, all of you.